नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। पिछले 10 दिन में 5 बड़े झटके विपक्ष को लग चुके हैं। महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, बंगाल और झारखंड में इंडिया गठबंधन को जबरदस्त झटके लगे हैं, लेकिन इससे बीजेपी को बड़ा फायदा होता दिख रहा है। दरअसल इन सभी 5 राज्यों में 200 से ज्यादा लोकसभा सीटें हैं और पिछले 10 दिनों में हुए बड़े फेरबदल ने इंडिया गठबंधन के पूरे गणित को बिगाड़ कर रख दिया है। लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने का समय बचा है। बीजेपी हैट्रिक की तैयारी में है। वहीं विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन कर बीजेपी के विजय रथ को रोकने की कवायद कर रही हैं। एक तरफ चुनाव आयोग ने अजित गुट को ही असली एनसीपी करार दे दिया, तो वहीं यूपी में सपा आरएलडी गठबंधन टूटने की चर्चाएं तेज हैं। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसका सीधा असर बंगाल की 42 सीटों पर पड़ता है। नीतीश कुमार ने बिहार में बीजेपी संघ सरकार बना ली, जिसका सीधा असर 40 लोकसभा सीटों पर पड़ेगा। झारखंड में भ्रष्टाचार के आरोप में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। जेएमएम की गठबंधन की सरकार तो बच गई है, लेकिन 14 सीटों पर इसका असर पड़ना तय है। उधर महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को असली एनसीपी बताया है। चुनाव आयोग का कहना है कि अजित पवार गुट को एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने का अधिकार है। चुनाव आयोग ने 6 महीने तक चली 10 सुनवाई के बाद यह फैसला दिया। आयोग ने कहा कि विधायकों की संख्या के बहुमत ने अजित गुट को एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह हासिल करने में मदद की। अजित पवार ने कहा, लोकतंत्र में बहुमत को महत्व दिया जाता है, इसलिए चुनाव आयोग ने हमें एनसीपी नाम और चुनाव चिन्ह दिया है। लेकिन इससे इंडिया गठबंधन को भी झटका लगा है, क्योंकि शरद पवार विपक्षी गठबंधन में शामिल हैं। ऐसे में पार्टी हाथ से निकलना गठबंधन की पकड़ महाराष्ट्र की तमाम सीटों पर कमजोर करती है। इसका सीधा असर 48 लोकसभा सीटों पर पड़ेगा। उधर यूपी में अखिलेश और कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका असर सीधे 80 सीटों पर पड़ेगा। ऐसे में एक तरफ महाराष्ट्र की महाभारत है, तो दूसरी तरफ गठबंधन को लगातार झटके लग रहे हैं। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चाचा भतीजे में रार, गठबंधन कितना असरदार में। तो शरद पवार के हाथ से कैसे निकली एनसीपी? इसका सबसे अहम बिंदु यह है कि जब अजित पवार ने 7 महीने पहले शरद पवार का साथ छोड़ दिया था और एनडीए में शामिल हो गए थे, अजित ने उसी समय चुनाव आयोग को भी पत्र लिखकर एनसीपी पर दावा कर दिया था। अजित का कहना था कि उनके पास 40 से ज्यादा विधायक है, उनका खेमा ही असली एनसीपी है। इस मामले में चुनाव आयोग ने लंबी सुनवाई की। उसके बाद मंगलवार को फैसला सुनाया। राजनीतिक दलों पर दावों को लेकर विवाद चुनाव आयोग सुलझाता है। आयोग मुख्य रूप से 3 पॉइंट पर यह तय करता है कि पार्टी और चुनाव चिन्ह किसका होगा। सबसे पहला, चुने हुए प्रतिनिधि गुट के पास सबसे ज्यादा है। उसके बाद यह देखा जाता है कि पार्टी पदाधिकारी किस खेमे के समर्थन में सबसे ज्यादा खड़े हैं। तीसरा, पार्टी से जुड़ी संपत्तियों पर कौन काबिज है। हालांकि पार्टी पदाधिकारियों और संपत्तियों को लेकर पारदर्शी प्रक्रिया न होने से किस गुट को असली माना जाए, इसका फैसला आमतौर पर चुने हुए प्रतिनिधियों के बहुमत के आधार पर होता है। इन तीनों पॉइंट्स में अजित पवार खेमा भारी पड़ा और चुनाव आयोग ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया। हालांकि चुनाव आयोग ने दोनों खेमे के लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का समर्थन भी जाना। आयोग ने मंगलवार को 141 पेज का फैसला दिया। इसमें कहा गया कि अजित पवार के साथ महाराष्ट्र में 41 विधायक हैं, 5 विधान परिषद, नागालैंड के सभी 7 विधायक, झारखंड से 1 विधायक, लोकसभा के 2 और राज्यसभा के सदस्य ने समर्थन दिया। इसी तरह शरद पवार के समर्थन में महाराष्ट्र के 15 विधायक, 5 विधान परिषद, केरल से 2 विधायक, लोकसभा के 4, राज्यसभा के 3 सदस्यों ने अपने अपने शपथ पत्र सौंपे। हालांकि एक लोकसभा सदस्य और महाराष्ट्र के 5 विधायक ऐसे भी थे जिन्होंने दोनों ही पक्षों के साथ रहने का शपथ दिया था। हालांकि चुनाव आयोग ने शरद गुट के लिए भी पार्टी के नए नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी का नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार होगा।
शरद पवार गुट ने इलेक्शन कमीशन ईसी को पार्टी के लिए 3 नए नाम भेजे थे। पहला नाम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एस, दूसरा नाम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार और तीसरा नाम नेशनल कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार था। शरद पवार गुट को आज शाम 4 बजे तक 3 नाम भेजने की समय सीमा दी गई थी। गुट तय समय तक 3 नाम देने में असफल रहता तो उसके सदस्यों को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ता। लेकिन इस सियासी उलटफेर में अब महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार राजनीतिक संकट से घिरे हैं। 50 साल से ज्यादा वक्त से राजनीति में एक्टिव हैं, लेकिन इस बार आम चुनाव में शरद पवार गुट की मुश्किलें बढ़ गई है। साल भर पहले पार्टी में फूट हुई, उसके बाद अब खुद की बनाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी भी हाथ से चली गई है। इतना ही नहीं, अजीत ने एनसीपी के मुख्यालय पर दावा करने की तैयारी शुरू कर दी है। यह ऑफिस महाराष्ट्र सरकार द्वारा एनसीपी को आवंटित किया गया है। ऐसे में बीजेपी को एकजुट होकर हराने का सपना देख रहे महागठबंधन के दिग्गजों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चाचा भतीजे में रार, गठबंधन कितना असरदार में, और इसी खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता महाराष्ट्र से अजय पाठक जी, कांग्रेस नेता दिल्ली से यज्ञपति उपाध्याय जी, रविंद्र प्रताप सिंह जी सपा प्रवक्ता यूपी से, बलराज मलिक जी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से, और आप प्रवक्ता स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है रमाकांत पटेल जी, और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आरपी श्रीवास्तव सर। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले यज्ञपति उपाध्याय जी, आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह से आप लोग गठबंधन को लेकर लगातार आप लोग आगे बढ़ रहे थे और ऐसा माना जा रहा था कि जो गठबंधन है बहुत मजबूती के साथ बीजेपी के सामने खड़ा, एनडीए के सामने खड़ा, लेकिन एक के बाद एक बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, पंजाब में आप पार्टी ने कहा हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और वहीं अब अगर महाराष्ट्र की बात कर लें, क्योंकि शरद पवार जो उनकी पार्टी थी अब अजित पवार के पास चले गई है, और अब यहां पर गठबंधन में क्या कुछ होगा, क्योंकि सब तरफ कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सब गड़बड़ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपके नेता पर नाम बिना लिए तंज कसा कि आप लोग अपने युवराज को ना लिफ्ट करा पा रहे हैं ना लॉन्च करा पा रहे हैं। जी सुनाई दे रहा आपको? जी यज्ञपति जी, जी जी आपकी आवाज आ रही है जी, कंटिन्यू कीजिए अपनी बात। यज्ञपति जी थोड़ा सा यहां पर टेक्निकल मुझे लग रहा है, शायद आप गलती से म्यूट कर दे रहे हैं आप, तो अगर आप उसका अनम्यूट कर देंगे तो आपकी आवाज हमारे तक पहुंच जाएगी। जी अब आपकी आवाज जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है अब जी, अपनी बात रखिए। मैं ये कहना चाहता था कि जिस तरह से 2-3 दिनों में 4 दिनों में राजनीतिक समीकरण बदले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जिस ढंग से महागठबंधन में समीकरण चल रहे थे, लोग बातचीत कर रहे थे, हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक खाका तैयार हो रहा है और बड़ी मजबूती के साथ महागठबंधन अपनी तैयारी कर रहा है। जहां तक महाराष्ट्र में शरद पवार जी के कद के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि 50 साल का उनका राजनीतिक अनुभव रहा है, तो उस सब चीजों का महागठबंधन को लाभ मिलेगा। किसी के छोड़ देने से, किसी के चले जाने से महागठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सीटों के तालमेल पे, बंटवारे पे आपस में हम लोगों के रोज बैठक हो रही है और बातचीत चल रही है, और जल्दी ही एक मजबूत खाका आपके समक्ष। यज्ञपति जी लेकिन पार्टी में नेता तो चाहिए, लेकिन कैडर भी चाहिए, कार्यकर्ता भी चाहिए, और एक पार्टी का खाका भी चाहिए। क्योंकि अगर देखें, जो पार्टी एनसीपी रही है, शरद पवार ने उसका नेतृत्व किया, अब वो पार्टी उनके साथ नहीं है, तो कैसे फिर वो पूरे कार्यकर्ता, कैसे वो जो कई सालों से उनकी जो मेहनत थी उसको कैसे चंद समय में उसको खड़ा कर पाएंगे उस पार्टी को, क्योंकि मुश्किल से 2-3 महीने बाद लोकसभा चुनाव है देश में। सर, शरद पवार जी का जो कद है महाराष्ट्र में, वो आज भी उतना ही है। उनकी लोकप्रियता में कहीं भी कमी नहीं आई है। आज भी जो लोग उनके साथ जुड़े थे, जो लोग उनके समर्थन में थे, आज भी पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि शरद पवार जी को कोई, अजित पवार जी के जाने से कोई ऐसा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो राजनीतिक अपने उसके कारण छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शरद पवार जी आज भी मजबूती के साथ वहां खड़े हैं और उनके साथ जो उनके समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके साथ हैं।
इससे महागठबंधन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा है, शरद पवार जी के साथ खड़ा है, शरद पवार जी के साथ उनके समर्थक खड़े हैं और पूरी महाराष्ट्र के लोग उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अजय पाठक जी, मुझे लगता है एनडीए को तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन लगातार मजबूती के साथ सामने आ रहा था, लेकिन फिर कुछ अगर हम 10 दिनों की बात कर लें, ममता बनर्जी अकेले लड़ रही है, पंजाब में आप पार्टी अकेले लड़ रही है, महाराष्ट्र में फिर यहां पर एक लग रहा है खेला हो गया है, क्योंकि एनसीपी जो थी पार्टी वह अजित पवार के पास चली गई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहां पर एनडीए गठबंधन यहां पर इससे खुश तो जरूर होगा। भागीरथ जी, ये एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच का जो मुकाबला है वो पूरा देश देख रहा है। एक विश्वास का मुकाबला है, एक अविश्वास का मुकाबला है। कांग्रेस ने जो गठबंधन बनाने की कोशिश की, उसके जो कर्ता धर्ता थे वो तो आज एनडीए का हिस्सा है, और नीतीश कुमार जी वो एनडीए का हिस्सा है। उसी दिन ये तथाकथित घमंडिया गठबंधन समाप्त हो गया जिस दिन नीतीश कुमार जी उसको छोड़ करके आए, जो उसके असली सूत्रधार थे। रही अगर एनसीपी की बात, एनसीपी में ये उसी दिन सब समाप्त हो गया। एनसीपी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आ गई। वो आज टेक्निकल रूप से, बल्कि अजीत पवार जी को वो संगठन मिला है, लेकिन जिस दिन 41 विधायक और उनके जो कार्यकारी अध्यक्ष थे और बाकी जो स्टेट की पार्टियां थी, जब अजीत पवार को समर्थन कर दी, चुनाव आयोग में जाकर समर्थन कर दी, तो वो नेचुरल सी बात है कि चुनाव आयोग जिसके समर्थन में सबसे ज्यादा विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, उनके साथ वो पार्टी का चुनाव चिन्ह और पार्टी का सिंबल उनके साथ जाएगा। पूरे अगर परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो विपक्ष आज हताशा की स्थिति में है। उसका सिर्फ एक कारण है। आज जिस तरह से राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने बताया, आप उस व्यक्ति को 52 बार लॉन्च कर चुके, जो व्यक्ति कभी लॉन्च ही नहीं हो पाया। 52 बार उसकी लॉन्चिंग फेल हो गई और वो बार बार उसको लॉन्च करके नेता बनाना चाह रहे हैं। कांग्रेस के अंदर आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है। कांग्रेस ये तीनों विहीन है, इसलिए उनके साथ कोई गठबंधन में रहेगा ये बहुत मुश्किल है। आपने देखा अभी 3 दिन पहले ममता बनर्जी जी ने ये ऐलान कर दिया कि कांग्रेस 40 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। 40 सीटें भी कांग्रेस को जीतना मुश्किल है। तो कांग्रेस की स्थिति तो उसके जो गठबंधन के लोग आज दिख रहे हैं वही उसका बयान कर रहे हैं। 10 सीटें देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, उसी दिन उन्होंने उसको मना कर दिया, डिनाई कर दिया कांग्रेस ने। उत्तर प्रदेश की सीटें नहीं चाहिए। आज आरएलडी इनको छोड़ करके जाने पे खड़ी है। आज नहीं तो कल उनका इनसे गठबंधन समाप्त हो जाएगा। इनके अविश्वास के कारण, कांग्रेस के नेतृत्व के अविश्वास के कारण ये सारी चीजें उत्पन्न हुई है। ये देश कांग्रेस को समाप्त करने पे तुला हुआ है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह की, ठीक है, हालांकि वो लाइन मुझे याद है कि आप लोग के नेता कहते थे कि कांग्रेस को हमको पूरी तरह समाप्त करना। आप लोग के नेता की तरफ से भी कहा जा रहा था, लेकिन आप कह रहे हैं कि देश समाप्त करने की बात कर रहा है। लेकिन अभी भी उनका एक बड़ा जनाधार है। विधानसभा चुनाव में भले उनको हार मिली हो बहुत सारे राज्यों में, लेकिन उनके वोट प्रतिशत बढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि विपक्ष का होना भी उतना आवश्यक है जितना एक सत्ता पक्ष सरकार का होना देश में आवश्यक है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस कमजोर हुई है, कांग्रेस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, इसलिए गठबंधन टूटते जा रहा है। रविंद्र प्रताप सिंह जी, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं, हम बंगाल की बात करें, ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं, आप पार्टी की बात कर लें, पंजाब में बात कर लें, महाराष्ट्र में भी आज देखिए, महाराष्ट्र में तो हालांकि शरद पवार आपके साथ हैं, लेकिन अब पार्टी उनके साथ नहीं है। और उत्तर प्रदेश में भी अभी यहां समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सपा आरएलडी में अभी यहां पर गठबंधन टूटने की चर्चाएं भी तेज है। जितनी बातें भागीरथ साहब आपने कही है कि भारतीय जनता पार्टी में एक प्रोपेगेंडा सेल है, वो इन बातों को गढ़ता रहता है, खुश होता रहता है। अगर इन बातों में जरा भी दम होता तो ईडी, सीबीआई, आईटी इसका प्रयोग नहीं करते और तमाम समाचार माध्यमों को अपने कब्जे में नहीं लेते। जनहित में काम करते, जनहित की बात करते और चुनाव जीतते।
पिछले 4 महीने से प्रधानमंत्री जी अपने ऑफिस में बैठे नहीं हैं। कभी पूजा करते हैं, कभी उद्घाटन में जाते हैं। क्या जनहित में काम कर रहे होंगे? दूसरा है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतने का एक ही तरीका ऑपरेशन लोटस, वो भी 3 तरीके से चलाती है। पहले सरकार तोड़ती है, दूसरा पार्टी तोड़ती है, तीसरा ईडी, सीबीआई, आईटी, एनआईए और नारकोटिक्स ब्यूरो का यूज करती है। अगर उसके पास अपना बेस होता, राजनीतिक बेस, तो इन सबका उपयोग ही नहीं करती, क्योंकि निश्चित रूप से बदनाम होती है। अब आते हैं जिन 5 राज्यों का नाम आपने गिना दिया, उत्तर प्रदेश, कुछ भी ऐसा नहीं होने जा रहा है जैसा बीजेपी अफवाह फैला रही है। झारखंड में जो कुछ भी इन्होंने किया, हमको बहुत फायदा है। हमको कुछ भी होने के लिए नहीं था। हमारे पास उत्तर प्रदेश में जी सपा आरएलडी गठबंधन मजबूत है, बहुत मजबूत है। यानी कि मजबूत इतना बता देता हूं मैं आपको, ईस्टर्न यूपी में 34 सीटें हैं, 18 हमारे गठबंधन के पास हैं, 16 बीजेपी के पास है। जब लहर चल रही थी तब की बात बता रहा हूं मैं बता रहा हूं। फिर बिहार में नीतीश बाबू के चले जाने से हमको बहुत लाभ हुआ, 16 सीटें मिल गई। अब बीजेपी संकट में है कि उनके वहां 4 पार्टियां बढ़ गई। अब वो 41 सीट तो पाएंगे नहीं, उसी में बंटवारा करना है 40 सीट में। वेस्ट बंगाल में ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है, सबसे भारी बहुमत से जीत के आएंगे। महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता और मराठा आरक्षण, और जो इन्होंने उद्धव ठाकरे परिवार के साथ छेड़छाड़ किया और आदरणीय शरद पवार जी के साथ छेड़छाड़ किया, शायद वहां कांग्रेस 0 पे न पहुंच जाए। तो ये जो है, आप कह रहे कांग्रेस 0 पे ना पहुंच पाए। मुझे लग रहा है शायद आपने पार्टी का नाम गलत बोल गया, मैं गलत बोला, क्षमा चाहता हूं। नहीं, आपने ठीक किया, मुझे टोक दिया। शायद भारतीय जनता पार्टी 0 पे ना पहुंच जाए। तो निश्चित रूप से इससे हमारा गठबंधन फायदे में हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी इसी में खुश होना चाहती है तो और ईडी और सीबीआई और अभी एक मुख्यमंत्री को बंद किया, दूसरे मुख्यमंत्री को भी बंद कर दे दिल्ली में। उसके बाद परिणाम देखे, जैसे 77 में परिणाम हुआ, जैसे 80 में हुआ, जैसे 89 में हुआ, जैसे 2004 में हुआ, तो उसी परिणाम के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। जी धन्यवाद। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले जिस तरह से आप लोग कह रहे थे कि सब इकट्ठा लड़ेंगे चुनाव तो हमको फायदा होगा, लेकिन आप उल्टा कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बिहार में अच्छा वो नीतीश कुमार चले गए, अब हमको ज्यादा सीटें मिल जाएगी, अब बीजेपी को सीटों में बंटवारा करना पड़ेगा। लेकिन यही तो ताकत थी इंडिया गठबंधन की जो आप लोग बना रहे थे कि सब इकट्ठा मिलकर लड़ेंगे, एक अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे एनडीए के सामने और हम जीतेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे अब आप लोग अलग होते जा रहे हैं, तो इसको आप बेनिफिट बता रहे हैं, फायदा बता रहे हैं। ठीक है बलराज मलिक जी, इसको थोड़ा सा हम टेक्निकल भी समझना चाहेंगे। जो अभी महाराष्ट्र में जो अभी हुआ है, घटनाक्रम हुआ है, अभी ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये यहां पर फैसला आया सुप्रीम कोर्ट में। जाहिर है मुझे लगता है विपक्षी पार्टी जरूर जाएंगे या नहीं जाएंगे, जाएंगे जो भी हो, लेकिन क्या अगर जाते हैं तो इसको कानूनी आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक फैसले में ये कहा था, जब भी झगड़ा हो पार्टियों के बीच में, उनके सिंबल पे या पार्टी डिवीजन हो, पार्टी किसके साथ जाएगी, कौन असली पार्टी है, कौन टूटा हुआ ग्रुप है, इसमें 3 टेस्ट का एक फार्मूला तय किया था सुप्रीम कोर्ट ने। वो ये था, एक तो उसके मकसद क्या है, एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्टी का है, वो क्या करना चाहते हैं और इसमें कौन सा ग्रुप उस काम को पर्पज को के लिए काम कर रहा है। दूसरा था ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किस तरह पदाधिकारी हैं, कौन कौन पदाधिकारी और किस तरह से उनके इंटरनल इलेक्शन हुए। तीसरा है मेजोरिटी। मेजोरिटी में उसके एक तरह से एमएलए एमपी भी हो सकते हैं और मेजोरिटी पदाधिकारी भी जो उनके चुने हुए हैं। इस तरह से एक टेस्ट इसमें निकाला था। मैंने भी वो फैसला कुछ पढ़ा है जो वहां पर हुआ है इलेक्शन कमीशन में, कि सिंबल मिस्टर अजीत पवार को दिया जाए और उसको पार्टी माना जाए, असली ग्रुप उसको माना जाए। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने एक तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का भी वायलेशन किया है, 3 पॉइंट पे को उसने कंसीडर नहीं किया, पहले 2 पॉइंट को उसने इग्नोर किया है टोटली, बहाना बना के। दैट इज नॉट लॉजिकल। जब हम गलत काम करते हैं तो इस तरह का लॉजिक देने की कोशिश करते हैं जहां चोर पकड़ा जाता है। इलेक्शन कमीशन इस मामले में लॉजिक देने में फेल हुआ, एक तरह से चोर की तरह उसने काम किया और चोर की दाढ़ी में तिनका। ये कोई भी आम वकील उसको पढ़ के देख सकता है और इमीडिएट पहचान सकता है, कोई भी लॉ का स्टूडेंट। बात उसकी नहीं है कौन असली कौन नकली, क्योंकि मेरा किसी पार्टी से कोई रिलेशन नहीं, मेरा एज एन एडवोकेट एक लॉ के स्टूडेंट के हैसियत से ये कहना है। और सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को लेके फ्यूचर में इस मामले पे कुछ नया डिसीजन होने वाला है, इसकी जरूरत है। क्यों जरूरत है?
क्योंकि ये देश की राजनीति पॉलिटिकल पार्टियों की मोहताज नहीं है और गुलाम नहीं, बकौती नहीं है। ये देश का संविधान शुरू होता है ना नेताओं से शुरू होता है, ना इलेक्टेड एमएलए एमपीओ से शुरू होता है। इस देश का संविधान है वी द पीपल ऑफ द इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर आदमी को, लोगों को ध्यान में रख के किसी भी बात का फैसला करना होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को। और यहाँ वी द पीपल एक पार्टी में कौन है? पार्टी के मेंबर्स, जो असली मेंबर हैं पार्टी के, चुने हुए लोग। सही चुनाव कराया कि नहीं कराया, बहुत सारी पार्टियां, उसमें बीजेपी भी शामिल है। इंटरनल डेमोक्रेसी किसी पार्टी में नहीं है। चोर उचक्कों की तरफ से या तानाशाही की तरीके से लोगों को नुमाइंदे कर जाते हैं और अपने अपने चेले चाटों को पद दे दिए जाते हैं। आप देख लो, उसकी फॉर्मेलिटी है। जो आदमी पावर में होता है, शक्तिशाली होता है, उसके सामने कोई बोलता नहीं, और जो भी फर्जीवाड़ा होता है पूरा देश इस बात को देखता है। अभी देश में जो डेमोक्रेसी की हम ठीक है, उम्मीद आप में कह रहे थे, हैं, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला जाता है, कोर्ट में मामला जाता है, तो थोड़ा मामला इसमें फंस सकता है, लेकिन उसमें कितना समय लग सकता है? क्योंकि कुछ ही महीने बाद लोकसभा चुनाव है। इसमें बिल्कुल दो राय नहीं। सुप्रीम कोर्ट और हमारी हाई कोर्ट्स अभी देश की उस गति से काम नहीं कर पा रही जो संविधान उनसे उम्मीद करता है। संविधान की रक्षा के लिए और पॉलिटिकल जस्टिस लोगों को देने के लिए जो गति सुप्रीम कोर्ट की होनी चाहिए, चाहे उनको दिन रात काम करना पड़े, ये कोई एक आदमी का मसला नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी खाली एक शरद पवार की, इसी अजीत पवार का इसमें कोई मसला नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी लोगों के द्वारा उसमें मेंबरशिप होती है, लोग उसमें विश्वास करते हैं, लोग उसमें वोट देते हैं। तो इसमें होने वाला तो काफी कुछ है, मगर संभावना मुझे कम दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे देश की जितनी स्लो है और लोगों के फंडामेंटल राइट, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस के मामले में अभी बहुत से लोग। ठीक है, चलिए, तो देखना पड़ेगा इसमें अब शरद पवार गुट की तरफ से किस तरह से कोर्ट में जाया जाता है, क्या कुछ दलीलें दी जाती है अगर जाते हैं तो, और कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है। लेकिन फिलहाल कुछ समय बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके पहले कोई बड़ा फैसला आ जाए इसकी उम्मीद कम होती है। लेकिन यहां तो अब क्लियर है कि अब अभी जो फिलहाल एनसीपी है वह अजित पवार के पास है, अजित पवार गुट के पास है। तो चुनाव में अगर देखेंगे तो अजित पवार जो गुट है, एनसीपी है, वो अभी एनडीए गठबंधन में। रमाकांत पटेल जी, जिस तरह से देखें कि आप लोग के लिए भी आज झटका लगा है, क्योंकि केजरीवाल को कोर्ट ने कहा है कि वो उनको पेश होना पड़ेगा कोर्ट में, क्योंकि लगातार समन पर समन मिल रहे थे और आप जा नहीं रहे थे, केजरीवाल जा नहीं रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की अगर बात कर लें, महाराष्ट्र में भी एक सियासी बड़ा घटनाक्रम हुआ। आप लोग पहले ही कह चुके हैं पंजाब में अकेले लड़ेंगे, बंगाल में अकेले लड़ेंगी ममता बनर्जी। तो महागठबंधन में अगर देखें वो ठीक नहीं हो रहा है, और व्यक्तिगत अगर पार्टी की भी बात कर लें तो पार्टी में भी ठीक नहीं हो रहा है। देखिए, एनसीपी शरद पवार के हाथों से चली गई, अभी केजरीवाल को भी अब कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। तो तमाम जो चीजें हैं, जिस तरह से आप लोग सोच रहे थे उस हिसाब से नहीं चल रही है, सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक कुछ नहीं हो रहा है। देखिए भागीरथ जी, इससे एक बात तो साफ साफ जाहिर होती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि अकेले दम पे 400 पार करेंगे, अगर ये 400 पार कर पाते तो आप बताइए कि ऐसे गठबंधन के लोगों को तोड़ने का प्रयास करते, अपनी जांच एजेंसियों के माध्यम से डरा धमका करके तोड़ने का प्रयास करते क्या? अभी प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि नीतीश कुमार महिला विरोधी हैं। इसका मतलब तो ये जाता था कि अब भारतीय जनता पार्टी में कभी भी नीतीश कुमार को शामिल नहीं कराया जाएगा, उसके गठबंधन में, एनडीए में नहीं कराया जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, चूंकि दिख रहा है कि अगर हम विपक्ष के लोगों को, विपक्षी गठबंधन को तोड़ेंगे नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी ये सब जानते हैं। ना तो देश की महंगाई कम हुई, ना तो ये तो राजनीति है ना। आप लोग भी इकट्ठा इसलिए हो रहे थे क्योंकि बीजेपी को हराना चाह रहे थे। अगर आपकी बात मान लूं कि जो बीजेपी है वो आप लोग को तोड़ना चाह रही है, तो ये राजनीति, आप लोग भी इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी भी आप लोग को टुकड़े टुकड़ों में या अलग अलग करने की कोशिश करेगी। देखिए, कर रही है वो। हम देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा नहीं करते हैं। हम नहीं है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने की। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है अकेला मोदी, अकेला मोदी। तो ये अगर इतना बड़ा दावा करते हैं तो फिर विपक्ष के गठबंधन को तोड़ने का ये जो प्रयास कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए था, इनको लड़ना चाहिए था। ये बता रहा है कि देश की जनता भाजपा को हरा सकती है, हराएगी। ये बता रहा है भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी के हिसाब से। जी, सवाल तो ये ना, कैसे हराओगे आप? इकट्ठे ही नहीं हो पा रहे हैं आप लोग। देखिए, नेता नहीं हराता है, जनता हराती है। जनता जानती है कि ना तो महंगाई कम हुई, ना तो लोगों को बेरोजगारी से राहत मिला, ना तो भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना तो महिलाओं पे अत्याचार खत्म हुआ। आप देखिए कि अभी कल की घटना, मध्य प्रदेश के हरदा में एक घटना हुई। उस फैक्ट्री में हजारों लोग काम करते थे, लेकिन दुर्भाग्य ये है
कि देश की किसी मीडिया में उसकी खबर ये नहीं आई कि कितने लोग मरे। मेरी बात हुई हरदा में कुछ लोगों से, एक घायल का बयान आया कि उस समय 1000 से ज़्यादा लोग उस फैक्ट्री के अंदर थे। चकनाचूर हो गई वो फैक्ट्री, चकनाचूर, चीथड़े उड़ गए लोगों के, गाड़ियां उसके केवल लोहे के हिस्से दिख रहे हैं। तो इस प्रकार का माहौल है। लोग बेरोजगारी की वजह से मौत के कुएं में काम करने को मजबूर हैं, मौत की खदान में काम करने को मजबूर हैं। ये दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने सालों में। मेरे को लगता है कि देश की जनता हराएगी और भाजपा के खिलाफ जो भी विकल्प मिलेगा देश की जनता को, देश की जनता समझदार है, अच्छा निर्णय देगी। ठीक है, आप कह रहे हैं, ठीक है। और श्रीवास्तव सर, जिस तरह से कह रहे हैं आपके प्रवक्ता कि देश की जनता हराएगी, लेकिन जनता को तो किसी पार्टी में वोट डालती है ना, वोट डालने के लिए एक पार्टी होनी चाहिए। लेकिन अगर अब यहां पर पार्टी नहीं बच रही है, देखिए उद्धव ठाकरे के पास उनकी खुद की पार्टी नहीं बची, यहां पर शरद पवार के पास उनकी खुद की पार्टी नहीं बची, तो जनता तो किसी पार्टी को वोट डालेगी। और अगर किसी पार्टी के साथ वो जुड़ी हुई है और वो पार्टी उस नेता से चली जाती है, तो क्या जनता अभी भी उसी नेता के साथ जाएगी, पार्टी के साथ जाएगी? बड़ा सवाल तो है यहाँ पर। देखिए भागीरथ जी, पुराना अगर इतिहास देखिए 71 में आप देखेंगे कांग्रेस में इंडिकेट सिंडिकेट बना। वहाँ सिंडिकेट में आप समझिए कि कांग्रेस के बड़े बड़े बुजुर्ग नेता, बड़े बड़े जो सालों से राजनीति में एक अपना स्थान जमाए हुए थे, लेकिन पार्टी में टूट हुई और कांग्रेस, इंदिरा कांग्रेस बनी। अब आप इंडिकेट बनी, जिसको लीड किया, फिर कांग्रेस आ गई। सवाल है कि नेता की कितनी क्रेडिबिलिटी है। नेताओं के भाग जाने से, इधर उधर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस नेता की जो पार्टी को लीड करा उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। आप चाहे कितनी बार भी पार्टी को तोड़ दें या तोड़वा दें या सत्ता में जाए। आप देखिए जैसे अजीत पवार पिछली बार भी गए थे, अब जो है उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ शपथ भी ले लिया था, शपथ भी ले लिए थे, उसके एक रात भर में फिर वापस हो गए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस बार भी गए। जिस अजीत पवार को भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके देवेंद्र फडणवीस ये लगातार बोलते थे कि अजीत पवार जेल चले जाएंगे, वहाँ चक्की पीसेंगे, तमाम बातें कर रहे थे। अजीत पवार उनके पास साथ आ गए, अब वो बच गए चक्की पीसने से। मेरा ये नहीं कहना। शरद पवार एक बहुत ही एक तरह से क्रेडिट उनकी है महाराष्ट्र में, एक बड़े क्रेडिबल नेता हैं। और शरद पवार एक पार्टी को लीड करते आ रहे हैं पिछले कई सालों से, और हिंदुस्तान की राजनीति में उनकी भूमिका भी रही है। जब ये महागठबंधन बना तो अजीत पवार नहीं आए थे, शरद पवार आए थे महागठबंधन, तभी वो हैं। उसी तरह से उद्धव ठाकरे आए थे, शिंदे नहीं आए थे इंडिया गठबंधन में, तो ये लोग हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनके बहुत सारा, एक बहुत बड़ा धड़ा जो है टूट के चला गया। जो असली जो है शिवसेना हो गया, असली एनसीपी हो गया। चुनाव आयोग ने फैसला, अभी हमारे जो है अधिवक्ता बोल भी रहे थे, लीगल एक्सपर्ट बोल भी रहे थे कि यहाँ पर कुछ न कुछ जो है चुनाव आयोग ने पार्शियलिटी किया है। अब सवाल ये उठता है कि ये तो मामला जो है कोर्ट में है, कोर्ट में जाएगा, कितना वहाँ पर किस तरह से फ़ायदा मिलेगा इनको। एक बड़ा बहुमत इनके साथ था, इसलिए चुनाव आयोग ने इनके पक्ष में फैसला दे दिया। लेकिन जो लोकसभा चुनाव होगा वो नेताओं की विश्वसनीयता के आधार पर होगा। क्या अगर अभी बाकी कुछ बची खुची विश्वसनीयता शरद पवार की होगी तो अजीत पवार के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब रही बात ये कि एक तरह से ये माना जा सकता है, चूँकि उनके बहुत ही ज़मीनी कार्यकर्ता रहे अजीत पवार, संगठन में उनकी प्रमुख भूमिका रही है और उनके भतीजे भी रहे, तो सवाल ये उठता है हो सकता है उनके संगठन में कुछ कमजोर है, लेकिन कुछ नए लोग भी आ जाते हैं अगर नेता की विश्वसनीयता है। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं पूर्व में हो चुकी हैं और पार्टियां बार बार टूट चुकी हैं। अभी पता नहीं कितना जो आने वाले समय में, अभी देख रहा हूं कि दिल्ली में जिस तरह से बयान पे बयान आ रहे हैं कि हमारे जो एमएलएज को तोड़ने, उस पर जो है उनको एक तरह से क्राइम ब्रांच भी आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के पास, आतिशी के पास पहुंच गई और उसकी जांच पड़ताल चालू हो गई है। तो हमें लगता है कि हो सकता है कि वहाँ भी टूट हो जाए, एक धड़ा इधर चला है, हो सकता है पंजाब में टूट जाए। मतलब सवाल है कि नेताओं के आने जाने का जो तौर तरीका है, अगर उनकी विश्वसनीयता नहीं है, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो नैतिकता, अब तो खैर नैतिकता जैसी राजनीति में कोई सूचिता की बात ही नहीं होती है, तो कब नेता कौन कहाँ चला जाएगा इस बात का की कोई गारंटी नहीं है। अब सवाल होता है कि जो 2024 में चुनाव होगा, इंडिया गठबंधन के जो लोग भी हैं वो कितना सामना कर पाते हैं। ये बात तो तय है कि भारतीय एनडीए की रणनीति जो है, और ख़ास करके प्रधानमंत्री जी का जो जिस तरह का औरा बनता जा रहा है डे बाई डे, तो एक मुकाबला जो है थोड़ा कठिन जरूर होगा। लेकिन इन दलों को, जो इंडिया गठबंधन के दल हैं और ख़ास करके जो बड़ा दल है कांग्रेस, वो किस तरह से सामना कर पाती है,
ये देखने वाली बात होगी। और रही बात है महाराष्ट्र की राजनीति से जोड़ करके देखा जाए कि वहाँ किसका प्रभाव कितना होगा, तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी भी शरद पवार एक बड़े नेता के रूप में हैं। अगर कुछ लोग चले भी जाते हैं और उनकी विश्वसनीयता वही उसी तरह से कायम है, तो निश्चित रूप से अजीत पवार के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, वाकई सवाल तो है अजय पाठक जी। देखिए, वाकई सवाल तो है कि भले ख्याल से पार्टी अब अजित पवार के पास चलेगी, लेकिन क्या वो जो ऑरा यहाँ पर शरद पवार के पास है, क्या वो ऑरा अजित पवार के पास है? कितनी पकड़ मजबूत है जनता में, वहां के कार्यकर्ताओं में? मुझे लगता है ये भी देखने वाली बात होगी। खैर ठीक है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बात भी सामने आ रही कि पार्टियों में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे अगर हम बात कर लें, एनसीपी की बात कर लें, शिवसेना की बात कर लें, जो भी टूट हुई, जो भी बिखरा हुआ है, लेकिन इसकी सूत्रधार बीजेपी है, ऐसा लग रहा है। इसके पटकथा जो भी लिखी है, इसकी पटकथा बीजेपी ने लिखी थी। और जिस तरह से आरोप भी लगा रहे हैं आप पार्टी के प्रवक्ता कि आप डर रहे हैं गठबंधन से, इसलिए आप सब ये सब तोड़ मड़ोड़ की राजनीति कर रहे हैं आप। देखिए, एक चीज तो बहुत स्पष्ट है, इस देश में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी लोग आना चाहते हैं, इस देश के विकास में अपनी हिस्सेदारी देना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों पे चलना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है। नीतीश कुमार जी आए, अजीत पवार आए या शिंदे साहब आए, उसके बाद भी इस देश में 50 पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर पार्टियों को तोड़ने का ही काम करती तो उन्हें और क्यों पार्टियां खड़ी रहती? ये सब बातें निराशा की हैं। जब पार्टियां टूट जाती हैं या शरद पवार के ऊपर अजीत पवार या उनके 40-41 विधायकों का विश्वास नहीं रहा कि ये हमारे लिए आगे कुछ कर सकते हैं या हम खड़े होकर के चुनाव में जीत सकते हैं, तो इस अविश्वास के कारण भारतीय जनता पार्टी के पास अजीत पवार और उनके लोग आए। अगर ये लगता कि हम भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जाकर के, सवाल यही है कि आए या लाए गए, क्योंकि विपक्षी पार्टी ये आरोप लगाते हैं कि लाए जा रहे हैं। पहले उनके ऊपर आप लोग दबाव बनाते हैं, तमाम तरह के आरोप लगाते हैं, फिर उनको लाया जाता है, आते नहीं है वो तो पब्लिक में सब कुछ उपलब्ध है। एक विपक्षी पार्टियों का काम है ये सब कहना। कल तक जब नीतीश कुमार जी इनके साथ थे तो दूध के धुले थे, कल अजीत पवार जी इनके साथ थे तब सब कुछ अच्छा था, आज जयंत चौधरी इनके साथ है तो सब कुछ अच्छा है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएंगे उस दिन सब खराब हो जाएगा। यही अरविंद केजरीवाल, तो जयंत चौधरी भी आएंगे या लाए जाएंगे? आएंगे 100%। उनको अपना भविष्य कहां दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के अलावा? उनका कहां भविष्य दिख रहा है वहां पे? दूसरी चीज, यही ठीक है, मुझे लगता है समय का, मैं यही सवाल आपका पूछ लेता हूं रविंद्र प्रताप जी से। रविंद्र प्रताप जी, बात कंप्लीट कर लीजिए। यही अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान में लालू यादव, सोनिया गांधी, शरद पवार, शरद चंद्र पवार सबकी फोटो लगा करके बताते थे कि इस देश में सबसे भ्रष्टतम कोई व्यक्ति है तो लालू प्रसाद यादव हैं। आज उन्हीं के चरण छू करके उन्हीं के गोद में बैठे हैं। जिस सोनिया गांधी के लिए, ठीक है, मुझे लगता है इस पर तो विपक्षी पार्टी आपको भी आरोप लगा सकती है। आप लोग जिनके ऊपर आरोप लगाते हैं फिर वही आपके साथ होते हैं। ठीक है, मुझे लगता है ये राजनीतिक आरोप ही आप दोनों एक दूसरे पर लगाते हैं। ठीक है, सोनिया गांधी ठीक है, समय कम है मेरे पास। रविंद्र प्रताप जी बड़े कॉन्फिडेंट कह रहे हैं अजय पाठक जी कि जयंत चौधरी आरएलडी भी बीजेपी में शामिल होगी। जवाब आपका? इतने सारे आत्मविश्वास के बाद 28 राज्यों में से भारतीय जनता पार्टी केवल 9 राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ में है। इतना रुपया खर्च किया है, इतना ईडीसीबीआई यूज किया है, इतना प्रचार का माध्यम किया है, इतनी बड़ी सेना है इनकी आरएसएस के रूप में, बीजेपी के रूप में, लेकिन 9 राज्य तक सीमित है ये। और विपक्ष 12 राज्य में है, 6 राज्य में इनका ऑपरेशन लोटस है। इनका परिणाम बता दिया है। पिछले 15 इलेक्शन बताते हैं कि 11 भारतीय जनता पार्टी हार गए, एक इलेक्शन अभी तुरंत हारी है मध्य प्रदेश में। सरकार इनकी हारने वाला इनका मंत्री, उससे पीछे एक इलेक्शन हारे। अरे मध्य प्रदेश में चुनाव जीते हैं कहां आप? अभी मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीते हैं। तो ये इतनी बड़ी आदमकद छवि है, इसका कारण है जनता इनसे पार्टियों के बारे में नहीं पूछेगी। आपने एक पार्टी कितने बार तोड़ी, जनता पूछेगी कि 2014 और 2019 में जो आपने वादे किए थे आय दुगनी करने की, नौकरियां देने की,
किसानों के रकबा बढ़ाने के लिए, प्रत्येक घर में बिजली देने के लिए, काला धन लाने के लिए। किसान ये चीजें, ये जनता ये पूछेगी, ये नहीं पूछेगी शरद पवार के पार्टी के कितने फ्रैक्शन हो गए, जेडीयू के कितने फ्रैक्शन हो गए, आप कितने फ्रैक्शन कर देंगे, ये नहीं पूछेगी। और चूंकि इस पे असफल हैं, तब वो पार्टियां तोड़ रहे हैं। जितनी बार ये पार्टी तोड़ेंगे, जितनी बार गिरफ्तार करेंगे, हमको सिंपैथी वोट मिलेगा। और निश्चित रूप से कांग्रेस के नेतृत्व में 2024 में केंद्र में उसी तरीके से सफाया इनका होगा। लेकिन मुझे लगता है ये लाइन आपने बड़ी बात कर दी, कांग्रेस के नेतृत्व में आप कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा लग रहा था आप अपने नेतृत्व की बात कर रहे थे, लेकिन अब आपने मान लिया कि कांग्रेस का नेतृत्व रहेगा, ठीक है। ये पता नहीं, देखिए सपा प्रवक्ता साफ कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में, और मुझे लगता है कांग्रेस यही चाहती है कि हमारे नेतृत्व में विपक्षी पार्टी इकट्ठा हो, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। बंगाल में अलग लड़ रहे हैं, और यहां पर हम बात कर ले पंजाब में अलग लड़ रहे हैं, और यहां पर महाराष्ट्र में तो आप लोग अपना गठबंधन बचा नहीं पाए। यहां पर शरद पवार जो आपके सहयोगी पार्टी, आप उनकी पार्टी को बचा नहीं पाए। तो कैसे ये गठबंधन इतनी मजबूती के साथ सामने खड़ा होगा, एनडीए के सामने, बीजेपी के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने? देखिए हम तो खड़े हैं। नहीं ठीक है, ये सवाल यज्ञपति जी, समय कम है। देखिए, महागठबंधन में जो नेतृत्व के लिए माननीय श्री खड़गे जी को नेतृत्व उन्होंने सौंपा है, और खड़गे जी के नेतृत्व में सभी पार्टियां जो हमारी विपक्षी दल हैं बड़ी मजबूती के साथ खड़ी हैं। इन लोगों को तानाशाही और घमंडिया कहां खड़ी है? मैं वही तो कह रहा हूं, सवाल कहां खड़ी है? बंगाल में ममता बनर्जी अकेले चले गई, वो लगातार अब आपके ऊपर आरोप लगा रही है, आप कह रहे हैं 40 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएंगे, पंजाब में आप पार्टी अकेले लड़ रही है, कहां मजबूती के साथ खड़ी है? अभी सपा में अगर आप देखें, सपा आरएलडी के बीच में ही उठापटक चल रही है। जगपति जी, बड़े भाई के रोल आप सही तरह से नहीं निभा पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नरेंद्र मोदी ने भी कहा आज कि आपके जो युवराज हैं उनको आप ना लिफ्ट करा पा रहे हैं, ना आप उनको लॉन्च करा पा रहे हैं। नहीं, उनके कहने की जरूरत नहीं है। युवराज हमारे लिफ्ट है, देश का नेतृत्व करने की क्षमता है राहुल जी में। लेकिन आज महागठबंधन की जब बात करते हैं, इंडिया गठबंधन की जब बात करते हैं, जब नेतृत्व के लिए माननीय खड़गे जी का नाम सामने रखा गया है, उन खड़गे जी के नेतृत्व में सभी दल, सभी लोग, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे ममता जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी लोगों ने उनके नेतृत्व में विश्वास किया है, विश्वास प्रकट किया है। बातचीत का दौर चल रहा है, आपस में बातचीत करके ये सब समझौते आपस में बन रहे हैं, और सीटों का वितरण पे, तालमेल पे, सब पे प्रयास किया जा रहा है, और बन जाएगा। इनको चिंता होनी चाहिए। ये केवल महागठबंधन को, घमंडिया गठबंधन नाम लेने में इनको शर्म आती है, इंडिया गठबंधन कहते हुए इनको शर्म आती है। तो ये इन लोगों को बस ये लग रहा है, आज जनता बदलाव चाह रही है, लोग महंगाई से त्रस्त हैं। महिला सुरक्षा की बात करें, चाहे महंगाई की बात करें, चाहे बेरोजगारी की बात करें, किसी भी मुद्दे पर सरकार ने लोगों को अपना विजन दिखाया। 10 साल 2004 से 14 तक जिससे त्रस्त थे उसको समाप्त कर दिए। नहीं, आप बताइए कहां महंगाई पे आप लोगों ने कब बात की है? आज आप महागठबंधन पर डिबेट कर रहे हैं, आज आप महागठबंधन पर डिबेट कर रहे हैं, आप महंगाई पर बात क्यों नहीं करते? आप बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करते? आज राहुल जी स्टार्ट नहीं होंगे, ऐसे लॉन्चिंग करते जाइए, कभी लॉन्च नहीं होंगे। नहीं, लॉन्चिंग की जरूरत नहीं है, लॉन्चिंग की जरूरत नहीं है। ये आप लोग सोच रहे हैं, ये आपका मत हो सकता है। चुनावी समीकरण में पटेल जी, अभी जो आप दृश्य देख रहे होंगे, अभी देख रहे हो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में अभी एक यहाँ पर डिबेट में हमारा द्वंद्व भी चल रहा था, और एक तरह से यहाँ पर एक तरह से चुनावी राजनीति जो लड़ाई होती है वो भी चल रही थी। तो क्या ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से गठबंधन बना है, अब धीरे धीरे आप लोग सब अलग होते जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है हर कोई अलग अलग लड़ेगा, कांग्रेस से बीजेपी, तो बीजेपी से सपा, तो फिर बीजेपी से आप पार्टी, क्योंकि इकट्ठा नहीं हो पा रहे, और यही बड़ा सवाल है। और जिस तरह से लगातार पिछले 10 दिनों में महागठबंधन को लेकर घटनाक्रम हुआ है, और वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए ठीक नहीं है, और एनडीए यहां पर प्लस में जा रही है, लेकिन महागठबंधन माइनस में जाता जा रहा है। नहीं, देखिए मैं ठीक है, ये आपके सहयोगी रमाकांत जी है, हालांकि ये वो सहयोगी जो पंजाब में अकेले लड़ रहे हैं, बाकी दूसरी जगह आपके साथ है। तानाशाही और सत्ता के घमंड में इन्होंने अपने आंखों का चश्मा बदल दिया है। इनको केवल भाजपा ही दिखाई देती, नरेंद्र मोदी जी ही दिखाई देते। आपके सहयोगी, आप पार्टी के प्रवक्ता, उनसे सवाल है मेरा ये। देखिए भागीरथ जी, भारतीय जनता पार्टी की हताशा तो दिख रही है, साफ साफ दिख रही है। अभी आप कुछ दिन पहले का देखेंगे चंडीगढ़ का चुनाव, चंडीगढ़ के चुनाव में जिस प्रकार से लूट की गई, वोटों को रिजेक्ट किया गया, कैमरे के सामने ये दिखाई दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने
फटकार लगाई है। तो ये सामने है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से घबराई हुई है। इंडिया गठबंधन मजबूत है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन जीतेगा। इंडिया गठबंधन मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी केवल चंडीगढ़ के जरा से 36 वोटों में गिनती में जो गड़बड़ी की है, आप समझिए। ठीक है, लेकिन शरद पवार के हाथ से पार्टी जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा गठबंधन में। देखिए, शरद पवार जी का अपना एक कद है। शरद पार्टी बाद में है, पवार साहब पहले हैं। तो मुझे लगता है कि पवार साहब के साथ जो जनता थी वो जनता रहेगी। वैसे ही जो लोग अरे भाई, अब आप बतलाएंगे ईडी और सीबीआई के दम पे विपक्षी पार्टियों को तोड़ने वाले बतलाएंगे। अजीत पवार पहले भ्रष्ट थे, अब दूध के धुले हो गए। अजीत पवार पहले भ्रष्ट थे, एकनाथ शिंदे पहले भ्रष्ट थे, बीएस येदियुरप्पा पहले भ्रष्ट थे। अब तमाम लोग दूध के धुले हो गए। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में, भाजपा वॉशिंग पाउडर में नहाने के बाद में, धुलने के बाद में सारे लोग अच्छे हो जाते हैं। ये गजब का तर्क देते हैं अजय पाठक जी। जो लोग भाजपा वॉशिंग पाउडर में धुल जाते हैं वो अच्छे हो जाते हैं, ये गजब का तर्क देते हैं आप लोग। पहले प्रधानमंत्री जी अजीत पवार को भ्रष्टाचारी कह रहे थे, अब अजीत पवार को माला पहना करके कानूनी तर्क भी हम सुन लेते। ठीक है, थोड़ा कानूनी तर्क भी हम सुन लेते। ठीक है बलराज जी, अब अगर बात कर लें शरद पवार के पास, अगर वो कोर्ट जाते हैं तो किन तर्कों के साथ जाएंगे जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि अभी जो फैसला इलेक्शन कमीशन का है वो पलट सकता है? किन तर्कों के साथ वो जा सकते हैं? वो देखो, असली तर्क तो यही होगा कि पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी सोसाइटी भी आप देखते हैं, सोसाइटी के पदाधिकारी सोसाइटी नहीं होती, उसकी जनरल बॉडी होती है, वो मालिक होते हैं। जैसे देश की जनता मालिक है, इसी तरह से किसी पार्टी में उसके वर्कर मालिक हैं, जो उसके मेंबर हैं पार्टी के। सबसे पहले तो अगर इलेक्शन कमीशन को इसी दिशा में देखना चाहिए था, और सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं मेजोरिटी का जो मायने अगर उसको सही देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन की दृष्टि से, तो वी द पीपल पे आता है, जो मेंबर हैं बेसिक पार्टियों के। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी की डिक्टेटरशिप की या किसी चेहरे की बात नहीं करता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी पोजीशन अपोजिशन की बात नहीं करता, वो मेंबरों की बात करता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो ये भी नहीं बात करता कि बीजेपी का या कांग्रेस का। ये तो ड्रामा पॉलिटिकल पार्टियों ने और देश की जनता में एक भ्रम डाल दिया है। पार्लियामेंट के अंदर जाके सारे लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या एमएलए हैं, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में सारे मेंबर हैं। कोई भी पोजीशन अपोजिशन देश और दुनिया में उन सब लोगों से, जहां से हमने उधारा लिया ना, ये ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन बेंच, ये नॉनसेंस भी इस देश में बंद होने की जरूरत है। अल्फाबेटिकली लोगों को बिठाने की, अब दो गुटों में बांट दिया, जैसे प्लेग्राउंड हो गया। एक का नेता बोलता है तो सारे बंधुआ मजदूरों की तरह ताली बजाते हैं, दूसरा बोलता है तो वो बजाते हैं। वो सारे अपने टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, चमचागिरी में सारा वेस्ट हो गया। हमारे ना लीडरशिप उभर पा रही है। पॉलिटिकल पार्टियों ने तो इतना बेड़ा गर्क कर दिया, इस देश के असली पॉलिटिकल लीडर ग्रो नहीं कर पा रहे, ग्रूम नहीं कर पा रहे, और ये चाल चरित्र चेहरे के चक्कर में फंसा दिया। ठीक है, लेकिन जो मैं तर्क का आप जिक्र कर रहा था कि तर्क अगर कोर्ट में जाएगा ये मामला, तो वहां पर कुछ अलग तरह से कोर्ट इस चीजों को देखेगा। अब देखना होगा कि कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। ठीक है, आरपी श्रीवास्तव सर, ठीक है, थोड़ा समय कम है मेरे पास। ठीक है बलराज जी, थोड़ा समय कम है। ठीक है, आरपी श्रीवास्तव सर, यहाँ पर महागठबंधन के लिए डगर नहीं दिखाई दे रही। शुरुआत जितनी अच्छी हुई थी और रनिंग भी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, और अंत क्या होगा, क्या कुछ होगा लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि डगर जो है यहाँ पर बड़ी मुश्किल से लग रही है महागठबंधन की। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि महागठबंधन के लिए डगर जो बहुत ही एक तरह से कठिन है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एक जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जो है एक बड़ी तैयारी के साथ जो है चुनाव में जा रहा है 2024 में, तो उनकी तैयारी भी बहुत पहले से है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी हमेशा हम आक्रामक रहते हैं और उनका आक्रमण बराबर बरकरार है, चाहे वो राहुल गांधी को लेकर के हो या इंडिया गठबंधन को लेकर के हो, तो लगातार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो इंडिया गठबंधन है जो पहले था वो आज भी वही है। नीतीश कुमार के जाने से, देखिए तब भी वही हालत थी कि ममता बनर्जी हमेशा कहती थी कि हम जो है सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ज़्यादा 2 सीटें दे सकती हैं कांग्रेस को। उन्होंने खाका भी बना दिया कि कांग्रेस को 271 सीटों पर लड़ना चाहिए। ये सारी बातें पहले भी हो रही, लेकिन यही ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दूसरी तरफ, जिसकी वजह से नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन से अलग हट करके एनडीए में चले गए, उन्होंने प्रपोज किया कि इसको मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रपोज किया। तो ये एक तरह से देखा जा सकता है कि इनकी डगर आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी
इंडिया गठबंधन चाहे भले और भी कुछ लोग जा सकते हैं या जाने के अलावा टूट फूट हो सकती है, लेकिन ये गठबंधन तो रहेगा आने वाले चुनाव में। अब ये कितना इसको फायदा होगा ये तो बात आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल ये इनको थोड़ी जल्दबाजी करनी पड़ेगी, अपना एक पूरे देश के सामने अपना एक जो है रोड मैप देना पड़ेगा। अगर वो दे पाते हैं तो फिर आमना सामना हो सकता है, नहीं तो जो हालात हैं उसी हिसाब से अगला चुनाव उसके परिणाम भी होंगे। बिल्कुल, इसलिए और वाकई यहाँ पर एक बड़े सवाल ये भी है कि क्या पार्टी को जनता वोट करेगी या जनता मुद्दे के हिसाब से वोट करेगी, क्योंकि यहाँ पर पार्टी अब जो बड़े बड़े नेता उनके पास नहीं रह पा रही है, पार्टी उनसे जाते जा रही है। ठीक है, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अजय पाठक जी, यज्ञपति जी, रविंद्र प्रताप जी, बलराज मलिक जी, रमाकांत पटेल जी और आरपी श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। से अभी पिछले कुछ दिनों से घटनाक्रम हो रहा है महागठबंधन के लिए ठीक नहीं है, लेकिन सवाल यहीं पर है कि जिस तरह से जो बड़े बड़े नेता हैं, जो पार्टी है, वो पार्टी टूटती जा रही है महागठबंधन में। हम शिवसेना की बात करें, एनसीपी की बात करें, इसका असर कितना होगा। वहीं बीजेपी की तब बात करें, उसकी रणनीति लगातार यहां पर मजबूत स्थिति में आगे बढ़ती जा रही है। आज ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ और ये एक प्रमुख घोषणाओं में से एक है बीजेपी के। हालांकि केंद्र से अभी तक इस बारे में कोई फॉर्मेट तैयार नहीं किया गया, लेकिन इसका असर लोकसभा चुनाव में हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ सीटों को लेकर भी अभी क्लियर बंटवारा नहीं हुआ है महागठबंधन में, तो यहां पर डगर तो बड़ी मुश्किल है महागठबंधन की, लेकिन देखना होगा कैसे महागठबंधन इससे उभर पाता है और जो कांग्रेस है वो बड़े भाई की जिम्मेदारी निभाती है और एनडीए के सामने, बीजेपी के सामने मजबूती से खड़ी होती, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।